दोस्तों, घटना चक्र पर्यावरण पूर्वालोकन के इस सीरीज में ये पार्ट 23 है और आज हम लोग का टॉपिक है वैकल्पिक ऊर्जा। अगर आपने इससे पहले का टॉपिक नहीं देखा है तो जाइए और देखिए, चैनल पे सारे पड़े हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है आर ओ के लिए। तो वैकल्पिक ऊर्जा टॉपिक से को हम लोग शुरू करने से पहले यहाँ देखिए ऊर्जा का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। तो ऊर्जा दो तरह की होती है, एक होती है नवीकरणीय ऊर्जा और दूसरी होती है अनवीकरणीय ऊर्जा। तो नवीकरणीय जैसा नाम से ही कि उसको नया किया जा सकता है। जैसे सौर ऊर्जा है, ये भाई कभी ख़त्म नहीं होती है, ये हमेशा आती जाएगी, नहीं होती जाएगी। पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, भूतापीय, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा जिसके लिए मतलब जिसको नया नहीं किया जा सकता, एक बार यूज हो गई तो ख़त्म। जैसे अपना न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया, ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेज, ये सब अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन इस चैप्टर से रहता है हमेशा। पूछ देगा कि क्रम में लगाइए, कौन से सबसे ज़्यादा होता है, कौन सा सबसे कम है। करंट का पूछ देगा कि सबसे ज़्यादा सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ है, सबसे बड़ा कहाँ है। ठीक है, आइए क्वेश्चंस को चालू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? कोयला, पेट्रोल, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? पहला कोयला, दूसरा पेट्रोलियम, तीसरा प्राकृतिक गैस और चौथा यूरेनियम। तो यूरेनियम जो है वो एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। बाकी सब जीवाश्म मतलब जो दब गए कई लाखों करोड़ों साल के बाद ईंधन का स्वरूप ले लिए। यूरेनियम ऐसा नहीं है, यूरेनियम एक धातु है। ठीक है, फिर है जीवाश्म ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है पृथ्वी, सूर्य, समुद्र और चंद्रमा। तो सूर्य जो है वो ऊर्जा का चरम स्रोत है। आर ओ री एग्जाम 2016 में आया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है। एक क्वेश्चन आएगा, ये मान के चलिए आप, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। फिर है जीवाश्म ईंधनों के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत है। देखिए आर ओ प्री 2021 में जल विद्युत, वायु, परमाणु और सौर। तो उस वक्त के हिसाब से जल विद्युत ऊर्जा था। ठीक है, अभी जो है ना, जब हम लोग पेपर के वक्त जब करंट करेंगे, करंट में जब हम लोग इकोनॉमिक सर्वे करेंगे तो इसमें वो सारी चीज़ें लिख के आएंगी। फिर है सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है संयुक्त राष्ट्र संघ का, भारत का, जर्मनी का, विश्व बैंक का। पीसीएस प्री 2017 का है, तो ये यूएन का है, यूएनओ का। ठीक है, 2030 तक हम लोग को 7वें लक्ष्य के ऊपर में जो एसडीजी है उसका ये पार्ट है। फिर है ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? तो ऊर्जा का संकट देखिए, जल विद्युत की कमी, कुपोषण के कारण शरीर में ऊर्जा का ह्रास, तापीय ऊर्जा की कमी और कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधनों के समाप्त होने का खतरा। तो भैया ये ऊर्जा का संकट तो यही है, क्योंकि अभी भी भारत की जो 50% से ज़्यादा ऊर्जा आती है वो यहीं से आती है, फॉजिल्स से ही आती है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं अपना नया टॉपिक, दूसरा टॉपिक जो है अनवीकरणीय व नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। तो इसे कहते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, क्वेश्चंस इसके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? कोयला, खनिज तेल एवं गैस, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा। तो पीसीएस प्री 2012 का है, तो धारणीय विकास से तो सबसे अच्छा तो जल विद्युत था। क्यों है? ठीक है, फिर है निम्नलिखित में से किस नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन की वर्ष 2014 में स्थापित क्षमता देश में सर्वाधिक है? तो 2014 का 12-13 का इकोनॉमिक सर्वे या 13-14 का इकोनॉमिक सर्वे उसमें लिखा होगा। पीसीएस प्री 2015 का ये है। बायोमास शक्ति, सौर ऊर्जा, अपशिष्ट जनित ऊर्जा, पवन शक्ति, इनमें से कोई नहीं, तो पवन ऊर्जा था। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, बायोमास, मिट्टी का तेल। तो ये देखो आप सभी, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ और मिट्टी का तेल, ये सब क्या है? जीवाश्म ईंधन है, सब धरती के नीचे से मिलता है। लेकिन बायोमास क्या है? ये धरती के ऊपर है, धरती के ऊपर से ये रिन्यूएबल है, ये बन सकता है। ठीक, फिर है एक नवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, वायु ऊर्जा, बायोगैस। तो पेट्रोलियम। पीसीएस प्री 2021 में देखिए ये सब फ्री के क्वेश्चन है। अगर आप ऊर्जा के क्वेश्चन गलत करके आ रहे हैं तो फिर आपसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं है और आप पीछे छूट गए दौड़ में। ये फ्री के क्वेश्चन है, इनको लेना है, ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन है, फ्री के क्वेश्चन है। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? पहला तापीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, सोलर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। तो तापीय ऊर्जा जो है वो मुख्य स्रोत था। पीएससी प्री 2018 का क्वेश्चन है। फिर है वैकल्पिक ऊर्जा और सौर ऊर्जा पे आधारित प्रश्न जो हैं, जो आए हुए हैं, उनको हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो पहला बोला, निम्नलिखित ऊर्जा में से कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है? परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भू ऊष्मीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। तो जैविक मात्रा में पूछ रहा है, मीन्स 2004 का क्वेश्चन है, तो सौर ऊर्जा ही को तो लेते हैं।
सर्वाधिक जैविक मात्रा में उपयोग हम किसका करते हैं? सौर ऊर्जा से। इससे बच सके कहाँ जाओगे? सूर्य के धूप से बच के कहीं जाओगे? कहीं नहीं जा पाओगे। ठीक। फिर है, निम्नलिखित में कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहागार है? सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भू ऊष्मीय ऊर्जा। तो सबसे बड़ा संग्रहागार जो है वो सौर ऊर्जा है। ठीक। फिर है, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? चंद्रमा, समुद्र, सूर्य और हवा। देखिए 44 बीपीएससी प्री 2000 में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो भैया सौर ऊर्जा नाम ही में सोलर एनर्जी है, तो सन से ही प्राप्त होगी। ठीक है, चंद्रमा से प्राप्त होगी? कुछ कह भी देंगे कि हाँ सर चंद्रमा से भी प्राप्त होगी, क्योंकि चंद्रमा भी तो सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होगी। ठीक। फिर निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूलन है? पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद, नाभिकीय विखंडन, सौर सेल। तो सर्वोत्तम पर्यावरण के अनुकूल जो है वो सौर सेल है, क्योंकि भाई प्रकृति ने पहले से प्रदत्त किया है, उस ऊर्जा के रूप में ही हमें मिल रहा है, उसको ऊर्जा बनाने में किसी तरह का पोल्यूशन तो होगा नहीं। ठीक। फिर निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? सौर सेल। सेम क्वेश्चन देखिए, यूपी पीसीएस मेन 2006 में आया था, फिर यूपी पीसीएस प्री 2015 में भी रिपीट कर दिया। तो यही इंपॉर्टेंस है पीवाईक्यू लगाने का। ठीक है। फिर देखिए, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? कोयला में भी होती है, परमाणु में भी होती है, पेट्रोल में भी होती है, और सौर में नहीं होती है, क्योंकि वो नेचर ने दिया है, नेचर ने मतलब वो एकदम प्योर एनर्जी है। ठीक। फिर निम्नलिखित ऊर्जा स्रोत में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है? नाभिकीय, पेट्रोलियम, कोयला, सौर। तो सौर नहीं करता है। फिर देखिए यूपी पीसीएस प्री 2018, यहाँ पे देखिए सौर ऊर्जा 15 के बाद फिर 18 में रिपीट हो गया, थोड़ा सा वर्डिंग चेंज है। फिर भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? सौर शक्ति, जैवपुंज, लघु जल विद्युत शक्ति और अपशिष्ट। तो भैया सौर ऊर्जा सबसे संभावना वाला है, क्योंकि ज़्यादा हिस्सों में भारत के सौर ऊर्जा लगभग साल भर प्राप्त होती है, सूर्य का प्रकाश मिलता है। फिर देखिए आईएएस प्री 2016 का क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रारंभ किया गया था। फिर इस गठबंधन में संयुक्त राष्ट्र के सभी देश सदस्य देश सम्मिलित है, तो सभी देश सदस्य तो अभी भी सम्मिलित नहीं है, तो दूसरा तो इसलिए गलती हो गया, और पहला सही है कि भैया जब ये पेरिस में हुआ था कॉप, तब उसमें आईएएस से भारत और फ्रांस की पहल पे चालू किया गया था। फिर देखिए कभी कभी समाचार पत्रों में दिखाई पड़ने वाला घरेलू अंश आवश्यकता, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट पद का संबंध किससे है? हमारे देश में सौर शक्ति उत्पादन का विकास करने से, हमारे देश में विदेशी टीवी चैनलों को अनुज्ञप्ति प्रदान करने से, हमारे देश के खाद्य उत्पादों को अन्य देशों को निर्यात करने से, और विदेशी शिक्षा संस्थानों को हमारे देश में अपने परिसर स्थापित करने से। तो पहला सही है, हमारे देश में सौर शक्ति उत्पादन को बढ़ाने से। डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट पूछा जा सकता है, रेलिवेंट क्वेश्चन है अभी भी, बस हटा देगा समाचार पत्रों वाला वर्डिंग, तो पूछा जा सकता है। फिर देखिए आरओ 2017 का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन किस शहर में हुआ? नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, पेरिस, उपयुक्त में से कोई? तो नई दिल्ली में हुआ था, और इसका जो मुख्य कार्यालय है वो गुड़गांव में है, गुरुग्राम। ठीक है। फिर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने हाल ही में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक, नया विकास बैंक, अफ्रीकी विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक, और नन ऑफ द अबव। 63वीं बीपीएससी 2017 का क्वेश्चन है, तो ये डी ऑप्शन इसका एशियाई एडीबी के साथ किया था उस वक्त। ठीक है, करंट है उस वक्त का। फिर निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। भारत में संप्रति उपलब्ध प्रौद्योगिकी स्तर को देखते हुए सौर ऊर्जा का सुविधा से उपयोग किया जा सकता है। आवासीय भवनों को गर्म पानी की पूर्ति करने के लिए, लघु सिंचाई परियोजना हेतु जल की पूर्ति करने हेतु, सड़क प्रकाश व्यवस्था के लिए, और कुछ गांव और छोटे नगरों के समूहों में बिजली की व्यवस्था करने के लिए। देखो भैया पहला तो कर सकते हैं, ठीक है, प्रौद्योगिकी स्तर पे। फिर लघु सिंचाई के लिए भी कर सकते हैं, गांव और छोटे नगरों में समूह में बिजली की व्यवस्था करने के लिए करते हैं, लेकिन सड़क प्रकाश व्यवस्था के लिए अभी नहीं कर सकते हैं। तो 1, 2, 3 सही है, ऑप्शन डी सही है। ठीक। फिर है विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन है यूपी पीसीएस मीन्स 2017 में बेंगलुरु, कोच्चि, अहमदाबाद, कोझिकोड। तो कोच्चि था उस वक्त। ठीक। फिर है 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बन गया है? कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु, सूरत, कोई नहीं। तो इस सूरत उस वक्त बना था। 63वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक। फिर है 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश है
अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दीव, पुडुचेरी। तो दीव था यूपी पीसीएस प्री 2019 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्मार्ट शहरों में से कौन सा दिन में 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाले भारत का पहला शहर बन गया? ऑप्शन है बंगलुरु, जयपुर, इंदौर, दीव। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो दीव उस वक्त का सही आंसर था। नेक्स्ट टॉपिक है बायोडीजल। ठीक है, एक पौधा होता है जिसे हम लोग कहते हैं जेट्रोफा। तो जेट्रोफा को हिंदी में कहते हैं रतन जोत। तो बायोडीजल की प्रमुख फसल जेट्रोफा है। अब आप याद करिए, ठीक है, जेट्रोफा से बायोडीजल बनाया जाता है, लेकिन इसको करंज, महुआ, नीम आदि से भी बनाया जा सकता है बायोडीजल। और अब इसके क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल होता है। दूसरा, जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है। तीसरा, जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है। और जैव ईंधन मक्का से भी बनता है। तो जैव ईंधन लागत प्रभावी नहीं है भैया, महंगा है जैव ईंधन बनाना। ठीक है, तो ये तो कॉमन सेंस का भी क्वेश्चन था कि जैव ईंधन बनाना महंगा है, जैविक खेती करनी भी अभी महंगी है। ठीक, फिर निम्नलिखित में कौन सी बायोडीजल की फसल है? कपास, गन्ना, जट्रोफा, आलू। पीसीएस प्री 2015 में तो जट्रोफा है। ठीक, फिर देखिए, नीचे 4 ऊर्जा फसलों के नाम दिए गए, इनमें से किस एक की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है? अच्छा, एथेनॉल का टारगेट जो है वो 20% है, और बाई किस ईयर तक 20% फॉलो करना है ये आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो ऑप्शन है जेट्रोफा, मक्का, पोंगिमिया और सूरजमुखी। तो मक्का जो था वो एथेनॉल की प्रमुख फसल है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएएस प्री 2012 में पूछा कि जीव भार गैसीकरण को भारत में ऊर्जा संकट के धारणीय हलों में से एक समझा जाता है। इस संदर्भ में कौन सा सही है? नारियल आवरण, मूंगफली का छिलका और धान की भूसी का उपयोग जीव भार गैसीकरण के लिए किया जा सकता है। तो किया जा सकता है भाई, सही है। फिर है, जीव भार गैसीकरण द्वारा जनित ज्वलनशील गैसों में केवल हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये तो गलत है। फिर है, जीव भार गैसीकरण द्वारा जनित ज्वलनशील गैसों को ऊष्मा उत्पादन में सीधे उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अंतर्दहन इंजनों में नहीं। ये भी गलत है। तो ओनली ऑप्शन ए सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईएएस प्री 2010 का है कि भारत में जैविक डीजल के उत्पादन के लिए जट्रोफा, कर्कास के अलावा पोंगामिया पिनाटा को भी क्यों एक उत्तम विकल्प माना जाता है? स्टेटमेंट दिया है, भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में पोंगामिया पिनाटा प्राकृतिक रूप से उगता है। और दूसरा है, पोंगामिया पिनाटा के बीजों में लिपिड अंश बहुतायत होता है, जिससे लगभग आधा ओलिक अम्ल होता है। दोनों सही है। नेक्स्ट टॉपिक है हरित ईंधन, ग्रीन फ्यूल। ठीक है, तो एथेनॉल की जो बात करते हैं ना हम लोग, तो एथेनॉल को हम लोग हरित ईंधन ही कहते हैं। ठीक, और इसे गन्ने से बना सकते हैं, महुए से बना सकते हैं, मक्का से बना सकते हैं। ठीक, करंज, फर्न, इन सब से बना सकते हैं। यहाँ फ़ायदा लिखा है हरित ईंधन का, क्या क्या फ़ायदा है कि भाई इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, नॉइज नहीं होता है उसमें, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, ये सब फ़ायदा है उसका। क्वेश्चंस इसके देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? डीजल, कोयला, हाइड्रोजन और मिट्टी का तेल। तो हम लोग सबने सुना है कि भाई हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। तो भविष्य का ईंधन इसलिए कहते हैं कि भैया अभी उसको चलाने का बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ नहीं पाई है। 1-2 चल रहे हैं, टेस्ला ने चालू किया है हाइड्रोजन ईंधन, हाइड्रोजन फ्यूल से, लेकिन इसको भविष्य का ईंधन कहते हैं। और ये हाइड्रोजन जब जलता है तो पानी दे देगा, तो इसलिए ये पर्यावरणीय प्रदूषण को उत्पन्न नहीं करता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? फिर सेम यूपी पीसीएस मेंस 2015 का क्वेश्चन है, हाइड्रोजन। फिर निम्नलिखित ईंधन में कौन न्यूनतम, पीसीएस प्री 2017-15 में भी आया, 17 में भी आया, फिर हाइड्रोजन। फिर निम्नलिखित में कौन सा हरित ईंधन का स्रोत है? पाइन, करंज, फर्न। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो सब है। इसमें से तो सब है, ये क्वेश्चन हट गया होगा मार्किंग में से। फिर देखिए, आईएएस प्री 2015 क्वेश्चन है कि फ्यूल सेल जिसमें हाइड्रोजन से समृद्ध ईंधन और ऑक्सीजन का उपयोग विद्युत पैदा करने के लिए होता है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यदि शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है तो फ्यूल सेल बाय प्रोडक्ट के रूप में ऊष्मा एवं जल का उत्पादन करता है। दूसरा, फ्यूल सेल का उपयोग भवनों को विद्युत प्रदाय के लिए छोटा तो किया जा सकता है, किंतु लैपटॉप, कंप्यूटर जैसी छोटी युक्तियों के लिए नहीं। दूसरा, फ्यूल सेल एसी के रूप में विद्युत उत्पादन करते हैं। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 और 1, 2, 3 सभी। तो ऑप्शन ए जो है उसका सही है, यानी स्टेटमेंट A1 करेक्ट है, 2 और 3 नहीं करेक्ट है।
फिर है सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं, माइक्रोबियल फ्यूल सेल ऊर्जा का धारणीय स्रोत समझी जाती है। पहला, यह जीवित जीवों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त कर कुछ सबस्ट्रेटों से विद्युतीय उत्पादन कर सकती हैं। दूसरा, ये विविध प्रकार के अजैव पदार्थ इस सबस्ट्रेट के रूप में प्रयुक्त करती हैं। तीसरा, ये जल का शोधन और विद्युत उत्पादन करने के लिए अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों में स्थापित करती हैं। तीनों सही है, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। फिर देखिए आईएएस में ये से देखिए कितने क्वेश्चन हरित ईंधन से आईएएस में पूछे जा रहे हैं, देख रहे हैं। फिर शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन संभव है, लेकिन इस उद्योग के संवर्धन में विकासशील देशों की क्या संभावित सीमाएं हैं। पहला, शैवाल आधारित जैव ईंधन का उत्पादन केवल समुद्रों में ही संभव है, महाद्वीपों पर नहीं। तो यही तो गलत है यार, ये तो हर जगह हो सकता है। फिर है शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादनों को स्थापित कराने और इंजीनियरिंग करने में हेतु निर्माण पूरा होने तक उच्च स्तरीय विशेषज्ञता की जरूरत होती है, ये बात सही है। फिर आर्थिक रूप से व्यवहार उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है, जिससे पारिस्थितिक एवं सामाजिक रोजगार उत्पन्न हो सकते हैं, ये भी सही है। 2 और 3 तो सही है, 2 किस में है, ऑप्शन बी सही है, 2 और 3। ये बजट का क्वेश्चन है, तो ये हम लोग के मतलब का है नहीं उस वक्त का बजट का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा था। तो 2018 का क्वेश्चन है, सिक्किम था। अभी भी पूछा जा सकता है, रेलिवेंट है भाई। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है। क्वींसलैंड, कैलिफोर्निया, सिक्किम और क्यूबेक। तो सिक्किम, यूपी पीसीएस 2019 में पूछा था। फिर है, भारत में जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईएसपी 2018 क्वेश्चन, जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम एनपीओपी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन एवं निर्देशक के अधीन कार्य करता है। फिर एनपीओपी के क्रियान्वयन के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास की प्राधिकरण अपीडा सचिवालय के रूप में काम करता है। और तीसरा, सिक्किम भारत का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया। तो तीसरा तो सही है। तो देखो 3 किसमें 3 में है, तो 33% क्वेश्चन तो हमने हल कर दिया, ठीक। फिर देखो एपीडा जो है वो एनपीओपी के लिए काम करता है, ये बात सही है। लेकिन पहला जो है कि भैया एनपीओपी के लिए केंद्रीय ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय मार्गदर्शन के रूप में, तो ये तो गलत है। ये तो कॉमन सेंस से भी लग सकता था कि भाई विकास मंत्रालय नहीं होगा एनपीओपी के लिए, इसके लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही है। अब आइए मिसलेनियस ऊर्जा के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं और आज वैकल्पिक ऊर्जा का सफाया कर देते हैं, ठीक है। संपुट खत्म। नाभिकीय शक्ति परियोजनाओं के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिनका अध्ययन किया जाना तथा हल निकाला जाना है वे हैं। पहला, वायु, मृदा एवं जल का रेडियोधर्मी दूषण। दूसरा, वन अपरोपण तथा पेड़ पौधे एवं जंतु समूहों की क्षति। तीसरा, रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निस्तारण। और चौथा, उपयुक्त सभी। तो सभी हैं। स्टेटमेंट और रीजन है। पहला है कोयला आधारित तापीय बिजली घर अम्ल वर्षा में अंशदायी होते हैं। दूसरा है कोयले के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। तो कोयले के दर्जन पे तो कार्बन डाई उत्सर्जित होती है, यानी आर सही है, लेकिन ये गलत है। किसमें है भाई, ये देखो बी ऑप्शन बता रहा है। अच्छा आर, ये दोनों सही है, लेकिन आर इसका सही व्याख्या नहीं कर सकता, ठीक है। फिर भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। भूतापीय मतलब जमीन से जो ताप निकलता है उसका ऊर्जा बनाना है। गोदावरी डेल्टा, गंगा डेल्टा, हिमालय, पश्चिमी डेल्टा। तो गंगा डेल्टा को बता रहा है कि इसमें भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। फिर है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। खनिज, सौर ऊर्जा, बायोगैस, वनारोपण। इधर वर्षा, मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड समाप्त होने के योग्य, असमाप्त होने के लोग। सौर ऊर्जा जो है वो असमाप्त होने योग्य है, तो खनिज समाप्त होने योग्य है। पहला सही हो गया, इतना आ गया। वन आरोपण से वर्षा होगी और बायोगैस से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे। ऑप्शन ए सही है। तो यहाँ हम लोग का ये वीडियो खत्म होता है। वैकल्पिक ऊर्जा आज हम लोगों ने खत्म किया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक प्रश्न तो मिनिमम आने हैं, मैक्सिमम 2 या 3 प्रश्न आ सकते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।